एवरीवन आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें एक कॉपी रख लेंगे अपने आप में। ठीक है, मैं यहाँ पे जो जो फैक्ट बात यहाँ पे डिस्कस करूंगा उनसे आप अपने अकॉर्डिंग नोट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पे हम जो भी कुछ डिस्कस करेंगे सारे के सारे टॉपिक को हम कोशिश करेंगे इमेज के माध्यम से आप लोग को समझा पाए। यहाँ पे नाउ इन सभी टॉपिक बाय टॉपिक हम टेस्ट भी इसी अकॉर्डिंग डिजाइन किए यहाँ पे, तो वो भी आप जाके दे सकते हैं। ना सबसे पहले हमें बायोलॉजी में अगर हम देखें सिलेबस में स्टार्टिंग के हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधे का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है ना, बाकी एक एक करके वन बाय वन करके हम सारे के सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगी यहाँ पे। ठीक है ना, सबसे पहले टेक्सोनॉमी। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो पहली बार तैयारी करते हैं, या आप में से काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होता ये टेक्सोनॉमी होता है क्या। ठीक है, तो एक एक करके हम टेक्सोनॉमी देखेंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जीवों का वर्गीकरण होता है क्या, यहाँ पे हम वो चीज देखने की कोशिश करेंगे ना। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें जीवों का वर्गीकरण क्या होता है। यहाँ पे टेक्सोनॉमी हम किसे बोलते हैं, तो देखिए जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना जीवों के बारे में। ठीक है, जीवों के बारे में हम एक एक करके स्टडी, माने कोई जीव यहाँ पे, ठीक है काफी सारे जीव, इन सभी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं ना उनको हम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखेंगे। मतलब जीवों की वर्गीकरण को वैज्ञानिक पद्धति को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं यहाँ पे ना। ये टेक्सोनॉमी के अंदर काफी सारे जीव वगैरह के बारे में हम एक एक करके आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लासिफिकेशन करने से पहले हम आप लोग को बताते हैं कि जब हम कोई जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे हमें ना किसी जीव का किस तरह आकृति है, मतलब मार्फोलॉजी कैसा है यहाँ पे, फियोलॉजी मतलब उसका शरीर कैसा है यहाँ पे, मतलब वो आकृति मतलब वो दिखता कैसा है, फियोलॉजी मतलब उसका शरीर कैसा है यहाँ पे। ठीक है, इकोलॉजी ये किस इन्वायरमेंट में मतलब ये रह सकता है, इनका इकोलॉजी सिस्टम देखेंगे। अनुवांशिक ये किस जेनेटिक्स है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सेम देखेंगे, आज फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन भी समझेंगे और साथ में कुछ फैक्ट बात भी समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। नाउ देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में इमेजिंग करेंगे। जब स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आप लोग को बता दें, काफी सारे लोग आए होंगे और जाहिर सी बात है जीव वगैरह के बारे में या जीव जंतु के बारे में जरूर स्टडी किए होंगे। तो काफी सारे देखें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन किस चीज का, तो बायोलॉजी का यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले बात करने वाले थे हिप्पोक्रेटस आए थे और इसके बाद डेमोक्रेटस आए थे। ठीक है, जो कि काफी सारे योगदान दिए थे अपने बायोलॉजी के क्षेत्र में। जीव के रूपरेखा के बारे में बताया था कि किस टाइप का जीव वगैरह दिखता है, ये कुछ बताया था ना। इनके बाद कौन आता है यहाँ पे, तो इनके बाद जो अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे बात करें अरस्तु आता है। अरस्तु आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है, तो आपके ऑप्शन होता है अरस्तु, तो आप टिक लगा सकते हैं। इसे ही हम फादर ऑफ जियोलॉजी बोलते हैं, मतलब पूछा जाए फादर ऑफ जियोलॉजी भी किसे बोलते हैं, तो आपके ऑप्शन होगा अरस्तु। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे ना। इनके बाद कौन आता है, अरस्तु का एक शीर्ष आता है, इसका नाम क्या होता है, थियोफैटस होता है। ये भी आते हैं और उसने क्या आता है, ये जब आते हैं ना तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किससे बोलते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, तो फैटर्स को बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेनम था। उसने 180 मतलब 480 प्लांटों का क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन किया था, मतलब काफी सारा पेड़ को क्या कहते हैं उन्होंने स्टडी करने की कोशिश किया था, है ना, इनके बारे में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। इसके बाद फिर कौन आते हैं यहाँ पे, देखिए चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं यहाँ पे प्लिनी द एडर आते हैं यहाँ पे। क्या कौन आते हैं, प्लिनी द एडर आते हैं। उसने भी एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री उस बुक का नाम रखा था। और उनने लगभग मतलब इससे पहले आप देख रहे हैं 480 प्लांट का स्टडी किया था, बट यहाँ पे इन्होंने 1000 पादप मतलब प्लांट का क्या कहता है स्टडी करने की कोशिश किया था ना। इसके बाद कौन होता है, जॉन रे आते हैं। जॉन रे कब आता है, तो 1627 से लेकर 1705 में आते हैं। आपको याद होगा इस समय अपने भारत में अंग्रेज का शासन काल आ गया था यहाँ पे। ठीक है ना, इसने भी क्या कहते हैं यहाँ पे, यह एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और उसने भी एक क्या कहते हैं एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेनम नाम था इसका। अब आपको थोड़ा सा याद आएगा कि एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेनम, किसी और ने लिखा था, किसने लिखा था, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा था यहाँ पे। ठीक है, थियोरोफाइटर्स लिखा था हिस्टोरिया, मगर यही बुक को यहाँ भी लिख दिया गया था। ठीक है, जॉन रे भी लिखा था, बट जॉन रे जो लिखा था ना वो बिल्कुल, मान लीजिए सपोज दैट क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा कोई कॉपी करके और मतलब कोई आप में से ही कोई पढ़ाने लगे, अब जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो अपडेट कीजिएगा। तो है तो कहीं ना कहीं कंटेंट सारे के सारे जितने भी टीचर है सारे तो एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ाते हैं यहाँ पे।
ठीक है, बट सब अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो उसने भी बुक का नाम भी यही दिया, ठीक है, मगर वो बिल्कुल थियोफैक्ट्स से अलग था यहाँ पे ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें। इन्होंने एक टेबल बनाई और इन जिन मतलब जंतुओं और पात मतलब प्लांटों के बारे में लगभग क्या किया, एक मतलब एक टेबल में सजाया और लगभग 18,000 से भी अधिक जातियों का वर्गीकरण किया था यहाँ पे, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वैज्ञानिक ने जंतु और पात का लगभग 18,000 से भी अधिक जातियों का वर्गीकरण किया था, तो आपके ऑप्शन होगा जॉन रे होगा, तो टिक लगा सकते हैं ना। और भी तरीका से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कैरोलस लीनियस आया था। अब उसने भी एक बुक लिखा था, इस बुक का नाम क्या था, तो सिस्टेमा नेचुरल इसका बुक का नाम था। इन्होंने सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण किया था। अब कैरोलस लीनियस जो कि बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में काफी सारा योगदान दिया है, ठीक है। अब योगदान क्या दिया यहाँ पे, तो जैसे कि हम उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञानों का जनक भी कहते हैं। सिंपल पूछा जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे बोलते हैं, तो आपके ऑप्शन होगा कैरोलस लीनियस होगा, आप इन्हें टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, ये कैरोलस लीनियस तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है यहाँ पे, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी किसे बोलते हैं, ये सब बात आप थोड़ा बहुत जो कि हम बताए हैं तो नहीं एक कॉपी में रखेंगे, नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे ना। आगे यहाँ पे देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यहाँ पे बात करें, देखिए कैरोलस लीनियस ने क्या कहता है, टू किंगडम, ठीक है, टू किया था, टू किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था कैरोलस लीनियस ने। आप टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब समझे कि जितने भी पेड़ है, ठीक है, उसको एक कैटेगरी में मतलब प्लांट की कैटेगरी में रखना है, और जितने भी एनिमल है उनको एक कैटेगरी में रख दिया। अब युगलिना के लिए, ठीक है, युगलिना के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया, मतलब उस समय युगलिना भी था। प्लांट को तो समझ गए कि एक कैटेगरी में रख दिया, एनिमल को भी समझ गए कि एक कैटेगरी में रख दिया, मतलब युगलिना का कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। जिसके युगलिना है वो पाद, और यहाँ पे बात करें जंतु जगत के एक जोड़ने वाली कड़ी है। अब ये युगलिना क्या चीज होती है, थोड़ा सा हम एक बात आप लोग को बता देते हैं। ये युगलिना है ना, आपको हम बता दें, ये पीछे की पूंछ से ऐसा लगता है कि ये एनिमल भी दिखता है, ठीक है। आगे वाले ये इनको देख के ऐसा लगता है ये प्लांट का भी पार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का एक कड़ी आप समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच को आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, ये इतना नहीं होता है, फिर एक नया वैज्ञानिक जन्म लेता है। अब इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, तो इसका नाम तो हैकल नाम होता है। वह हैकल क्या करता है यहाँ पे, जैसे कि टू किंगडम तो दिया ही था यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने, हैकल क्या करता है, थ्री किंगडम दे देता है यहाँ पे। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का स्टडी कब करता था, 1860 में करता है यहाँ पे। अब क्या करता है उन्होंने, जितने भी एनिमल है सभी को एनिमल किंगडम में रख देता है, जितने भी प्लांट है प्लांट किंगडम में रख देता है। और यहाँ पे बात करें प्रोटिस्टा, ठीक है, सभी प्रोटिस्टा को एक में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोटिस्टा मतलब जो भी अभी हम यूग्लिना वगैरह देखे थे, इन सभी को हम आगे इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा सही हम रखेंगे, ठीक है। इन सभी को मतलब एक कैटेगरी में रख दिया गया यहाँ पे ना। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कोई भी जीव जो इनका समझ में नहीं आता है, मतलब कोई भी जीव है जिनको समझ में नहीं आता, उन्हें हम प्रोटिस्टा जगत के अंदर रख दिया गया है। मतलब समझते हैं ना, जैसे कि कोई हम लोग क्या है कि मान लीजिए इंसान है, ठीक है, इंसान है तो किस किंगडम के अंतर्गत रखें, एनिमल किंगडम के अंतर्गत सारे इंसान को रखा गया। जितने भी प्लांट है तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखे। अब जो चीज आपको समझ में नहीं आता था उनको, तो क्या कर दिया इसको, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रख दिया गया था यहाँ पे ना। यूग्लिना वगैरह भी इसी के अंतर्गत रख दिया गया था ना। फिर एक नया आते हैं यहाँ पे, जन्म लेते हैं। आप जन्म को लेते हैं तो नया एक साइंटिस्ट जन्म लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे बात करने वाले एक रिसर्चर नया जन्म लेते हैं। उनका काम क्या होता है, चार जगत मतलब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई 2 तो देख लिए यहाँ पे, ठीक है, कैरोलस लीनियस करता है। 3 भी हम देख लिए, कौन करते हैं यहाँ पे, तो 3 कौन करते हैं यहाँ पे, हैकल करते हैं। अब 4 कौन करते हैं यहाँ पे, तो कैप लैंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। अब 4 में वो क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले वो 4 पार्ट बनाते हैं। प्लांट को क्या करते हैं, एक पार्ट में रखता है। इसके बाद दूसरा को एनिमल को एक पार्ट में करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, ठीक है, प्रोटिस्टा को एक पार्ट में रखता है यहाँ पे, ठीक है। और चौथा एक और बना देता मोनेरा, ठीक है। अब मोनेरा तो एक नया, भाई ये तो समझ में आ गया 3 बार, मोनेरा को जोड़ दिया। मोनेरा आगे भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक नया किंगडम को जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। मगर कमी क्या था यहाँ पे, अगर हम देखने की कोशिश करें, जो फंगी था, ठीक है, जो फंगी था उनको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया था। प्लांट के ऊपर का इसको कमी देखा गया यहाँ पे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए फिर एक नया एक रिसर्चर जन्म लेता है धरती पे। उसका नाम क्या होता है, तो रॉबर्ट विटेकर जन्म लेता है यहाँ पे। अब उसने क्या किया, 5 किंगडम को देता है। 5 किंगडम समझ रहे हैं, एनिमल को एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, जितने भी जीव जंतु एनिमल है, हम इंसान को सब एनिमल के अंदर रख दिए। प्लांट को एक कैटेगरी के, अब फंगस के लिए एक अलग बना दिया, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख ही रहे थे, इससे पहले जो आए थे यहाँ पे, उसने क्या किया था, यहाँ पे फंगा का यहाँ पे प्लांट के अंदर रख दिया था। बट इसने क्या किया, जो आगे आते हैं रॉबर्ट जी आते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, एक अलग ही बना देता है किंगडम, ठीक है, कि भाई इसके अंदर हम केवल और केवल मतलब फंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया, इसमें केवल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस। इसके बाद कौन आता है, प्रोटिस्टा आता है। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना।
और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, इन्होंने वायरस के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मतलब वायरस के लिए भी एक कैटेगरी होना चाहिए, बट उन्होंने वायरस के बारे में कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया था, जो कि यहाँ पे आप देख लिए, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगिक एंड बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। इन सभी के बारे में उन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किया। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन करता है, मतलब किस किस आधार पर करता है, अगर हम दिखाने की कोशिश करें, जैसे कि सेल का टाइप किस तरह है, यहाँ पे अगर हम बात करने वाले, सेल वॉल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसका कैसा है, ठीक है। और तो ये सब हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करें, मतलब क्या खाना पीना खाता है, इसका सेल मेम्ब्रेन कैसा है, ठीक है, सेल वॉल, इन सभी को हम आधार बना के इनको हम आगे डिस्कस करेंगे ना। आगे यहाँ पे देखिए किंगडम, अब जैसे कि किंगडम है, अब किंगडम को हम मान लीजिए, किंगडम क्या है यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई इंसान है यहाँ पे, ठीक है, तो इंसान को किस किंगडम के अंदर रखा गया है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि भाई एनिमल के अंदर रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किंगडम किस किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के रखा गया, इसका क्लास कौन सा है, तो एक्स क्लास है यहाँ पे, ठीक है। जीन्स कौन सा है, तो होमो जीन्स है यहाँ पे, ठीक है। स्पीशीज को सेपियंस के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो कुछ इसी को एक जगह रखा गया, बस उन्हीं को हम एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, जगत बोलेंगे। मान लीजिए कोई इंसान है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इनको एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जैसे कि इनका किंगडम क्या होना चाहिए, एनिमल किंगडम के अंतर्गत है यहाँ पे। मतलब क्लास कौन सा है, तो एक्स क्लास है यहाँ पे, ठीक है। जीन्स कौन सा है, तो होमो जीन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ये चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें, आपको याद आना चाहिए कैरोलस लिनियस, यहाँ पे कुछ आप इमेज देख सकते हैं, और इन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम का यहाँ पे क्या दिया था, और 2 किंगडम के बारे में बताया था। अब 2 किंगडम के बारे में बताया था, बट इनके साथ एक चीज और बताया था, द्वि नाम पद्धति के बारे में भी बताया था। द्वि नाम पद्धति मतलब आप समझते हैं, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, अब इंसान को किस नाम से बुलाते हैं, तो इंसान को हम बोलते हैं ना कि होमो, ठीक है, होमो सेपियंस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेपियंस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंसान को हम बोलते हैं होमो सेपियंस, मतलब 2 नाम, एक तो हो गया यहाँ पे हम इनका जीन्स में बता दिए होमो हो गया, और स्पेस में कौन सा बताते हैं, सेपियंस हो गया। तो बस इनको यही दो यहाँ सिंपल क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि दुई नाम पद्धति किसने दिया था, तो आपके ऑप्शन होगा यहाँ पे कैरोलस लिनियस ने दिया था, बस। और कुछ इमेज देख सकते हैं, बस इसने ही दिया था, बस आप इतना पॉइंट को हाईलाइट करेंगे ना। आगे यहाँ पे देखिए मोनेरा, देखेंगे मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम के अंदर किस टाइप का जीव रखा जाता है, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत है ना, एक कोशिकाएं को जीव को रखा जाता है, ठीक है। अब एक कोशिकाएं मतलब समझ लें, इसमें सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यहाँ पे इसके सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इनमें डीएनए वगैरह नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखिए, सबसे पहले तो एक कोशिकाएं होता है, दूसरी बात क्या है, पेक्ट्रियोटिक जीव होते हैं इसमें, ठीक है। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत हम एक कोशिकाएं जीव होता है, दूसरी बात इसमें हम पेक्ट्रियोटिक जीव को रखते हैं। पेक्ट्रियोटिक जीव मतलब होता है इसमें डीएनए, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ कोशिकाएं के द्रव में, ठीक है, न्यूक्लियल के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियल मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, एक द्रव के रूप में पाया जाता है, जिसमें यहाँ पे बात करें डीएनए वगैरह नहीं पाया जाता है, जो कि इस रूप में छिड़ाया हुआ होता है। अच्छा, पेक्टोरिक तो आप समझ गए, ये 2 पॉइंट तो आप समझ गए कि मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। मगर यहाँ पे बात करने वाला है कि यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है कि डीएनए वगैरह होती है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाइड करके, मगर पेक्टोरिक जीव में क्या होता है, डीएनए वगैरह नहीं होती, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट करेंगे। हम आगे यहाँ पे यूकेरियोटिक जीव भी देखेंगे, कौन कौन से जीव आते हैं ना। आगे यहाँ पे बात करें प्रोटिस्टा, हम एक एक करके बताते हैं ना, सबसे पहले हम मोनेरा देख लिए, सबसे पहले हम किंगडम देख लिए, ठीक है। किंगडम के बाद यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, यहाँ पे मोनेरा देख लिए, ठीक है, यहाँ पे मोरेरा देख लिया, यहाँ पे मोनेरा होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे हम लोग देख लिए प्रोटिस्टा जगत देख लिए, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे क्या चीज होता है यहाँ पे। तो ना सबसे पहले इनके बारे में देखें, यह यूकेरियोटिक जीव होता है। यूकेरियोटिक जीव अभी हम आप लोग को बताया था ना, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो पेक्टोरिक था उसमें डीएनए नहीं होता है यहाँ पे ना। कोशिकाओं में केंद्रक होता है, मतलब जो जिसमें डीएनए होगा उसमें केंद्रक भी होगा, ठीक है। यूकेरियोटिक जीव मतलब इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होती है यहाँ पे, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं यहाँ पे ना। आगे बताइए इसमें कैसे, यहाँ पे अधिकांश जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिका मतलब यूनिसेलुलर होता है। इसमें जितने भी मतलब इस किंगडम के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे बात करने वाले हैं जीव आते हैं, उस सब क्या होते हैं यहाँ पे, तो इसमें यूकेरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। इनका अधिकांश जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें एक कोशिका यूनिसेलुलर होते हैं यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे बात करें, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे भी होते हैं जो शैवाल या बहु कोशिकाएं भी होते हैं यहाँ पे, जो कि हम आगे और भी कुछ देखने वाले हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बात करें प्रोटिस्टा जगत के हम किंगडम अगर देखने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा या प्लांट लाइक प्रोटिस्टा या फंगिक लाइक प्रोटिस्टा, इन सभी के बारे में हम एक एक करके 1 by 1 देखने की कोशिश करें यहाँ पे। और प्रोटिस्टा को भी अपने आप में 3 पार्ट में मतलब पार्ट दिया गया यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
कि जैसे कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा भी कहा जाता है यहाँ पे एक कोशिकाएं जीव, ठीक है। यह जीव है ना जल और मृदा दोनों में ही होती है यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें अमीबा, ठीक है। अमीबा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अमीबा किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया, तो आपके ऑप्शन होगा जंतु, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया यहाँ पे। इनका एक उदाहरण अमीबा या पैरामीशियम है, जिन्हों किसके अंतर्गत रखा गया, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, और ये सब एक प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत यहाँ पे आता है। यहाँ पे ना आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए प्लांट, ठीक है। अभी हम क्या देख लेते हैं, जंतु देख लेते हैं, अब प्लांट देखेंगे, फिर इसका फंगी देखेंगे। तो प्लांट देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये क्लोरोफिल में उपस्थित एक प्रकाश संश्लेषण, मतलब जो वो अपना जो भोजन बनाता है ना, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। उदाहरण के लिए बात करने वाले तो भूरे या एवं नीले हरित शैवाल होता है, जैसे कि यूग्लिन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो अपना भोजन वगैरह बनता है, हम आगे इनके बारे में स्पेशली देखेंगे शैवाल वगैरह के बारे में, ठीक है। जो अपना भोजन वगैरह बनाता है वो सूर्य के किरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन वगैरह बनाने की कोशिश करता है ना। आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें कवक समप्रोटिस्टा, अगर देखने की कोशिश करें फंगी लाइक प्रोटिस्टा देखें यहाँ पे, तो मृत, ठीक है, एवं अपशिष्ट पदार्थों में अपना पोषण प्राप्त करता है। पोषण मतलब अपना भोजन वगैरह पदार्थ प्राप्त करता है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बात करें उपघटनीय प्रोटिस्टा होता है ना, देखिए यहाँ पे बात करें जो मृद, मृद मतलब जो मरा हुआ होता है, ठीक है। मृत मतलब सॉरी गैस यहाँ पे मृत, और यहाँ पे बात करें अपशिष्ट पदार्थों से अपना पोषण वगैरह प्राप्त, मतलब कवक के अंदर जितने भी फंगी के अंतर्गत आता है ना, जो अपना भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं किससे, अपशिष्ट पदार्थ, जो मतलब अपशिष्ट मतलब सड़ा गला होता है ना, उस पदार्थ से अपना भोजन वगैरह या मृत वाले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए एक कोशिकाएं होती है, इनमें जितने भी जीव होते हैं एक कोशिकाएं होती है, ठीक है। इनमें कोशिकाएं भित्ति का अभाव होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे भी सेट कर रखे यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें वाटर मोलेट्स या स्लाइमम या मोल्टेस्टा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कि ये एक कोशिकाएं होती है, इनमें कोशिकाएं भित्ति का अभाव होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। हम बात करने वाले देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या क्या देखे थे, एक एक करके हम आपको बताए थे, थोड़ा सा हम आपको पहले ले आते हैं यहाँ पे बताने की कोशिश करें। जैसे कि हम लोग एनिमल वगैरह प्लांट है उनको तो हम आगे देखेंगे, जैसे कि अभी फंगी की डिस्कस किए, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो जैसे कैसे यहाँ पे हम आप लोग को बताने की कोशिश करें कि हम लोग सबसे पहले क्या देखें, किंगडम क्या होता है, किंगडम के बाद देखें प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है। इनके बाद हम यहाँ पे देखें कि हाँ भाई प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले कवक, स्पेशली फॉर हम कवक देखेंगे, मतलब किंगडम देखेंगे, जो ऑलरेडी इसमें किस किस टाइप के जीव को रखा गया है, कवक जगत में किस किस टाइप के यहाँ पे रखा गया यहाँ पे ना। यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो इसमें यूक्टेरिक जीव होते हैं। यूक्टेरिक मतलब समझ रहे हैं, जिसमें डीएनए वगैरह होती है यहाँ पे, ठीक है। एक कोशिकाएं और बहु कोशिकाएं दोनों प्रकार की होती है यहाँ पे। यही फंगस के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग देखे भी होंगे, गोबर के पास वगैरह ये हो जाता है, ठीक है। इसमें हम वेस्कुलर टिश्यू एंड हरित लवक में नहीं पाई जाती है। इनके अलावा और कुछ इनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। कोशिकाएं काइटिन या सेलुलोज की बनी होती हैं। इनका जो कोशिकाएं है वो काइटिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे बात करें ईस्ट या मोल्टार्ट्स, जैसे कि यहाँ पे इसे हम मशरूम बोलते हैं, सूक्ष्म जीव में शामिल किया जाता है यहाँ पे ना। हम देखे थे ना वो सारे फंगी किंगडम के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाँ भाई फंगी किंगडम के अंतर्गत किस टाइप का जीव है, तो आपका ऑप्शन होगा यूकेरियोटिक जीव है यहाँ पे ना। एक कोशिकाएं एवं बहु कोशिकाएं दोनों होती, ऑप्शन में होगा एक कोशिकाएं, ऑप्शन बी में होगा बहु कोशिकाएं, ऑप्शन सी में होगा A+B, तो A+B को टिक लगा लीजिएगा। तो ये सब है ना। थोड़ा सा और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पे आप बात करने कवक जगत के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो एक कोशिकाएं कवकों का अगर बात करें संपूर्ण शरीर, जो एक कोशिकाएं, यहाँ पे बहु कोशिकाएं नहीं, केवल एक कोशिकाएं के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एक कोशिकाएं के जो कवक होते हैं, जो फंगिक होते हैं, उनका संपूर्ण शरीर, ठीक है, जड़ तथा पत्ती तना, ठीक है, वो विभाजित ना होकर केवल और केवल थैलमस के रूप में विकसित किया जाता है यहाँ पे। कोशिकाएं जीव को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो थैलस बोलते थे, ठीक है। ये बहुकोशिकाएं जीव के बारे में हम बात करें तो इसमें विपरीत बहुकोशिकाओं का संपूर्ण शरीर, ठीक है, धागे के समान एक संरचनाओं पे निर्भर होती है, ठीक है। अब इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन पार्ट को हम हाइपा बोलते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं हिंदी में, बट इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हाइपा बोलेंगे। पूछा जाएगा कि हाइपा हम किसे बोलते हैं, तो हाइपा बोलेंगे बहुकोशिकाएं कवक के, ठीक है, बहुकोशिकाएं कवकों को हम बोलते हैं हाइपा बोलते हैं। और थैलमस किसे बोलेंगे, सिंगल कोशिकाओं को हम थैलमस बोलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे थोड़ा सा और हम देखने की कोशिश करें फंगी किंगडम के अंतर्गत, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख सकता है, तो देखिए कवक वगैरह जहाँ पे है ना, ये सर्वव्यापी होते हैं। मतलब कवक जीवाणु है ना, कवक जीवाणु का जो सामान है ना, वो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब हर जगह वो आपको दिख सकता है, ठीक है। जहां भी कार्बनिक पदार्थ होगा ना, वहां पे आपको कवक जगत आपको दिख सकता है, ठीक है। मगर ये है ना, यहाँ पे बात करने वाली हरित लवक इसमें नहीं होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और ये है ना अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, जो अपना भोजन वगैरह जो
वो अपना लेते हैं, वो अन्य जीव पे वो निर्भर करती है यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं, अच्छा इसका जो नेचर होता है ना वो किसका होता है, तो विषम पोषी इसका नेचर कुछ होता है ना। पॉइंट हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, जो कवक होते हैं वो स्थलीय, ठीक है, या कुछ जलीय वाले जो परिस्थिति तंत्र होते हैं ना, वहां पे वो अपना उपघटक के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे यहाँ पे देखिए पोषण के आधार पे, ठीक है, पोषण मतलब वो अपने खान पीन के आधार पर देखने की कोशिश करें, कवक का हम प्रकार देखें तो 3 प्रकार के रूप में यहाँ पे हम डिवाइड किए, ठीक है, जैसे कि सहजीवी, दूसरा परजीवी एंड यहाँ पे बात करें मृत्युजीवी कवक। यहाँ पे अब सहजीवी कवक क्या होता है, सहजीवी कवक मान लीजिए पेड़ है तो सहजीवी कवक भी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होती है। पेड़ है तो मान लीजिए सहजीवी कवक, ये सहजीवी कवक है तो ये भी डिपेंड, मतलब एक दूसरे के ये लोग मतलब डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कवक को यहाँ पे हम रखते हैं, तो इसके अंदर हम लाइकेन रखते हैं, इनके अलावा आप देख सकते हैं माइक्रोराइज रखते हैं। तो ये 2 कवक इनके अंदर आते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। परजीवी क्या होता है, अपना भोजन तो पेड़ से ले लेते हैं बट पेड़ को वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन एटोसिया प्रोटिस्टा को रखा गया है। इसके अंतर्गत रखते हैं मर्तपोजी क्या होता है, आगे हम 3 देखने की कोशिश करें। मृतोप कवक, मृतोप जीवी कवक के अंतर्गत हम क्या रखेंगे, देखिए मृतोप जीवी जो कवक होते हैं ना वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो मरा या सरा गला जो होते हैं ना उनसे वो अपना भोजन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम क्या क्या रखें, तो इसके अंदर हम रखें राइपोस को रखें या यहाँ पे म्यूकर को रखें यहाँ पे, तो इन सब के अंदर ये सब एक फंगी आते हैं ना। आगे एक पॉइंट और यहाँ पे देखें, ठीक है, तो देखिए जो क्रेडिटा एल्बिकन्स होता है ना वो मानव को क्षति पहुंचाने वाला पराजीवी, ठीक है, पराजीवी कवक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछ ले मानव की क्षति पहुंचाने वाला कवक कौन सा है, तो आपका ऑप्शन होगा क्रेडिटा, ठीक है। तो इनको टिक लगा लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हाँ उन्हें 1-2 बार देखिए, एक बाजी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, एटलीस्ट 2-3 बाजी देखिएगा तो खुद ब खुद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।